हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का थर्ड चैप्टर के नोट्स। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलना या चलाना। कंपनी दीवान के रूप में 17 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। नोट करेंगे यहाँ पर 1770 में पड़े अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी, करीब 1 करोड़ आबादी समाप्त हो गई। स्थायी बंदोबस्त 1793 राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान, यहाँ पे लगान होगा, लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। इसे व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त के विफल होने के कारण जमींदारों ने भूमि सुधार में खर्च नहीं किया। राजस्व अधिक होने से जमींदार इसे चुका नहीं पाते थे, तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। राजस्व हमेशा के लिए तय होना। महलवाड़ी बंदोबस्त 1822 बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई। इसमें गांव के प्रत्येक अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह यानी कि महाल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। मुनरो व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको मुनरो व्यवस्था कहेंगे या रैयतवाड़ी व्यवस्था कहेंगे। दक्षिण भारतीय इलाकों में लागू थी। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान से युद्ध के बाद हड़पे गए इलाकों में सबसे पहले इस व्यवस्था को अपनाया था। टॉमस मुनरो ने यह व्यवस्था स्थायी कर पूरे भारत में लागू की। इसमें राजस्व का आकलन करने से पहले खेतों का सर्वेक्षण किया जाता था, फिर सीधा किसानों यानी कि रैयतों से राजस्व बंदोबस्त किया गया। मुनरो का यह मानना था कि अंग्रेजों को पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए। यूरोप के लिए फसलें 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे बंगाल में पटसन के लिए, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म इलाकों में ही उगते थे। 13वीं शताब्दी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पाद कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे रहे होगा, सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। यूरोपीय उत्पादक बैगन और नीला रंग बनाने के लिए बोर्ड यानी कि शीतोष्ण नामक पौधे का इस्तेमाल करते थे, परंतु वह फीका था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में भी नील की खेती का प्रारंभ हुआ। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण होने से उसके कपास उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु इसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से नील का आयात बंद हो गया। 1783 से 1779 के बीच दुनिया में नील का उत्पादन आधा रह गया, जिसके कारण भारतीय नील की मांग बढ़ी। ब्रिटेन द्वारा भारत से नील आयात 1788
में 30% जबकि 1810 में यह 95% हो गया। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीज और रियायती। नीज खेती, इस व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। समस्या देखेंगे यहाँ पर, बड़े भूखंड उपलब्ध ना होना, किसानों से टकराव तथा तनाव, मजदूरों का इंतज़ाम मुश्किल, हल बैलों का अभाव था। निज व्यवस्था के अंतर्गत नील की पैदावार सिर्फ 25%, उससे भी कम थी। नील की खेती होने के बाद उसमें कोई फसल नहीं होती थी, ज़मीन बंजर हो जाती थी। अब रेती खेती के बारे में देखेंगे। इसमें बागान मालिक रेतों से एक अनुबंध करते थे। मुखिया रेतों की तरफ से अनुबंध के लिए बाध्य किया जाता था तथा अनुबंध के बाद कम ब्याज पर कर्ज दिया जाता था एवं कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। अब नील विद्रोह देखेंगे हम यहाँ पर। मार्च 1859 में बंगाल के हज़ारों रैयतों ने मिलकर नील खेती करने से इनकार कर दिया। रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। रैयतों को ज़मींदारों और मुखियाओं का समर्थन मिला और ये बगावत धीरे धीरे विद्रोह के रूप में फैल गई। 1859 में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने घोषणा की, रैयतों को नील अनुबंध के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बाद में एक नील आयोग का गठन हुआ जिसने कहा था कि तत्कालिक अनुबंधों को पूरा करने के बाद रैयत आगे अनुबंध न करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया गया। यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके नोट्स आप नोट कर लीजिएगा और आप लोगों इसको भी देखिए जैसे मैंने आप लोगों को कल बोला था। और आप लोगों को जहाँ पर दिक्कत हो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं और आगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिनको जहाँ तक पहुँच सकता है मेरा ये नोट्स पहुँचें ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके। आप लोग शेयर करें इसको। आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें। आप सबको राधे राधे।